हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं सौरभ सेठी, निश्चय एजुकेशन सर्विसेज और ज्ञानम कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशंस पटियाला से आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक कौन सा है? कम्युनिकेशन। जी दोस्तों, यूजीसी या एनटीए नेट पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स या 10 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 10 यूनिट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, research aptitude, quants and reasoning, logical reasoning, data interpretation, reading passage या comprehension, environment, computers, higher education and communication। जैसे कि हर एक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे पेपर 1 में? 50। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है दोस्तों, तो टोटल जो हमारा पेपर होगा वो कितने नंबर्स का हो गया? 100 मार्क्स का हो गया। तो आइए आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन पे। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को थॉरली डिटेल में समझना हो कि हमारा कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए, तो बेस्ट विजडम क्या कहती है कि स्ट्रेटेजी क्या होती है कि उस टॉपिक के साथ भाई क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्वेश्चन मार्क लगा दो मतलब क्वेश्चंस जोड़ दीजिए। और हमेशा सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट। अगर मैं यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड लिख दूँ या कंप्यूटर्स लिख दूँ, तो हमारा सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट। व्हाट इज कम्युनिकेशन। मतलब जितने भी डेफिनेशंस होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वोकैबुलरी है जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से शुरू होते हैं? व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज पैराफ्रेजिंग, व्हाट इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, What is convergence? Like, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा सबसे पहले जब कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना हो तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्वेश्चन जोड़ दीजिए। और सबसे बेसिक सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होता है? व्हाट। तो जितने भी टॉपिक्स व्हाट से शुरू होते हैं दोस्तों, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे तो हमारे को इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाई। रिसर्च लिखा होता है तो भाई रिसर्च क्यों करते हैं? टीचिंग, भाई टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको पढ़ाने के पीछे मकसद क्या है? और यहाँ अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्यों करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दूसरा क्वेश्चन हमेशा हर एक कंपोनेंट के साथ कौन सा जुड़ना चाहिए? व्हाई। तीसरा होता है हाउ। हाउ में क्या आ जाता है दोस्तों? किसी भी टॉपिक को लेके उसकी टाइप्स, किसमें मतलब काइंड्स, कोई भी किसी भी तरह की कैटेगरीज बने हो, मेथड्स हो, तो ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? हाउ। मतलब अगर यहाँ रिसर्च लिखा होता तो हम डिस्कस करते हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च आर देयर। अगर यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड लिखा होता तो टीचिंग के जो मेथड्स हैं, लर्निंग के जो मेथड्स हैं, वो कितने तरह के होते हैं, वो सारे हमें कहाँ पता लगेंगे? हाउ। इसी तरह यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, तो हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा? हाउ। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा जोड़ना है? व्हेन। कि इसमें क्या होता है, जैसे रेडियो, वो हमें पूछेगा कि ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम है आकाशवाणी, ये कब रखा गया? व्हेन वाले क्वेश्चंस में क्या आते हैं? पर्टिकुलरली ईयर्स पूछे जाते हैं। वो क्या करेगा कि 3-4 कॉन्सेप्ट्स एक तरफ लिख देगा, दूसरी तरफ क्या लिखा होगा? उनके एस्टैब्लिशमेंट के या उनके सामने आने वाले जो ईयर्स होते हैं, और हमें वो क्या बोलेगा कि इनको क्या करो दोस्तों? मैच करो। तो हमें थोड़ा बहुत वो भी ईयर्स को भी क्या है याद रखना पड़ेगा। फिर आता है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। जैसे क्वेश्चन आया था दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? शिमला में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे वो क्या करेगा कि एक तरफ कुछ इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनटीए, सीबीएसई, ऐसे करके वो कुछ इंस्टीट्यूट्स से ऑर्गेनाइजेशंस लिखेगा। दूसरी तरफ लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे? उनके हेडक्वार्टर्स, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास। तो हमें वो क्या बोलेगा? इनको क्या करो? मैच करो। तो वेयर वाले क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है? यूजुअली प्लेसेस, हेडक्वार्टर्स एटसेट्रा। ऐसे ही दोस्तों कुछ टॉपिक्स किसी न किसी विद्वान ने दिए होते हैं। कोई एजुकेशनलिस्ट होता है, कोई फिलोसोफर होता है, तो वो क्या करता है कि एक तरफ कुछ टॉपिक्स
दूसरी तरफ उन विद्वानों के नाम, और हमें क्या कहता है, इनको क्या करो, मैच करो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें इसको भी याद रखना पड़ेगा। और लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन होता है व्हाट आउट टू बी। व्हाट आउट टू बी का मतलब होता है कि आपके अकॉर्डिंगली होना क्या चाहिए। तो कई बार वो हमारी भी राय मांग सकता है, किसी प्रॉब्लम को या किसी सिचुएशन को हमारे सामने रख के वो हमारी राय मांगता है। तो दोस्तों हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना हो तो क्या करना चाहिए, टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट व्हाट, सेकंड व्हाई, थर्ड हाउ, फोर्थ व्हेन, फिफ्थ वेयर, सिक्स्थ हु और सेवंथ व्हाट आउट टू बी। जब हमें इन 7 प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि यस आई हैव प्रिपेयर्ड माय दैट कंपोनेंट। तो आइए अब हम व्हाट से शुरू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, इस वर्ड के पीछे जो कम्युनिकेशन वर्ड है इसके पीछे क्या है, ION। अब इंग्लिश की खूबसूरती देखिए दोस्तों, इंग्लिश के वो शब्द जिनके पीछे ये वाले अल्फाबेट्स होते हैं, ING, ION, SIS, ERY, MENT, OUS, तो जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स वो होते हैं जिनके पीछे ये वाले अल्फाबेट्स के साथ एंडिंग होती हैं, तो दोस्तों ये वर्ड्स खुद किसी ना किसी और वर्ड से बने होते हैं और ये किस चीज को दर्शाते हैं, कंटिन्यूटी को। किस चीज को दर्शाते हैं, एक प्रक्रिया। तो हमारे पास जो वर्ड है कम्युनिकेशन, तो ये क्या हुआ, एक प्रोसेस। तो इसका मतलब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, एक प्रोसेस। दोस्तों कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा शब्द जिसके पीछे क्या है, ION, ये वाले अल्फाबेट्स। और जैसे मैंने पहले बताया, इंग्लिश का कोई वर्ड जिसके पीछे ION हो तो वो क्या होता है, अपने आप में एक प्रोसेस। देखिए ये क्वेश्चन नेट के पेपर में पहले आ चुका है कि कम्युनिकेशन क्या है, क्या एक प्रोग्राम है, क्या एक चैनल है, क्या ये कोई मीडिएशन है या ये एक प्रोसेस है। तो आंसर क्या है, प्रोसेस। अगर कोई प्रक्रिया हो तो उसकी विशेषताएं भी होती हैं। तो कम्युनिकेशन किस तरह का प्रोसेस है दोस्तों, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट इसकी फीचर क्या है कि कम्युनिकेशन भाई एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हलचल हो, जो स्टैटिक ना हो, स्टेगनेंट ना हो, कांस्टेंट ना हो। दूसरी इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, कि कम्युनिकेशन नेवर एंडिंग होती है, ये लगातार चलती रहती है। हमारे जन्म से लेके हमारे मरण तक हमेशा लगातार हम किसी ना किसी से कोई ना कोई बात करते रहते हैं। यहाँ तक कि हम खुद से भी बात करते हैं तो दोस्तों वो भी क्या है, कम्युनिकेशन। प्रेयर्स करते हैं, अरदास करते हैं, वो भी क्या होता है, कम्युनिकेशन, राइट। और आगे बढ़ते हैं, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो। यस, एक ही बात को एक ही शख्स से, चाहे अलग अलग लोगों से, चाहे एक ही शख्स से, अलग अलग समय पे करेंगे, अलग अलग जगह पे करेंगे, अलग अलग हालात में करेंगे, तो दोस्तों उस बात का मजा अपने आप में अलग अलग होगा। उस बात का जो भी मायने होंगे, उस बात के जो भी मीनिंग निकाले जाएंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और कम्युनिकेशन क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप अपनी अपनी जगह पे क्या होता है, फिक्स होता है। इसको हम जस्टिफाई करेंगे अभी थोड़ी देर में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है भाई जिसके लिए कम से कम दो क्या चाहिए, दो पार्टिसिपेंट्स चाहिए। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2 पर्सन्स चाहिए, गलत। क्या 2 बॉडीज चाहिए, गलत। तो 2 क्या चाहिए दोस्तों, पार्टिसिपेंट्स। तो ये जो नाम पड़ा है पार्टिसिपेंट, ये कहां से आया, आइए दोस्तों इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये खुद 2 शब्दों से बना है, और वो शब्द कौन से हैं, कम्युनिस और कम्युनिकेट।
ये भी नेट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि कम्युनिकेशन नीचे दिए हुए जो शब्दों के पेयर्स हैं इनमें से कौन से पेयर से बना है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन कौन से दो शब्दों से बना है, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। कम्युनिस का मीनिंग होता है कॉमन और कम्युनिकेयर का मीनिंग क्या होता है, टू पार्टिसिपेट। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास कम से कम दो क्या होने चाहिए, पार्टिसिपेंट्स। तो वो पार्टिसिपेंट वर्ड कहां से निकला, पार्टिसिपेट से। देखिए दोस्तों अगर मैं खुद से बात कर रहा हूं तो मेरी कितनी बॉडीज हैं, एक। अगर मैं खुद से बात कर रहा हूं कितने पर्सन्स हैं, एक। लेकिन कम्युनिकेशन तो है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेट करने के लिए दो पर्सन्स का होना जरूरी है या दो बॉडीज का। लेकिन हाँ अगर मैं खुद से बात कर रहा हूं तो मैं अपनी सोल से बात कर रहा हूं, एक मैं पार्टिसिपेंट और एक मेरी सोल, तो इसलिए कम से कम दो पार्टिसिपेंट्स का होना जरूरी। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बताया कि कम्युनिकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है, इसकी ये भी एक हाईलाइटिंग फीचर है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। लेकिन उसको जस्टिफाई करने से पहले, ये डिस्कस करने से पहले कि सिस्टमेटिक क्यों बोला जाता है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पहले इसको डिस्कस करना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डैश, कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया जो है उसमें हम ट्रांसफर करते हैं और समझते हैं, समझाते हैं क्या, शब्दों को, फीलिंग्स को, आइडियाज एंड थॉट्स को या मीनिंग को। तो देखिए दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, आइडियाज एंड थॉट्स। गलत है, फीलिंग्स गलत है, वर्ड्स गलत है। इसका बिल्कुल ठीक आंसर क्या है, मीनिंग। देखिए पहले इसको समझते हैं, फिर बहुत आसानी से हमें आने वाले सारे लेक्चर्स हैं जो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कम्युनिकेशन के दौरान हम जो भी कुछ ट्रांसफर करते हैं, जो भी कुछ समझते हैं, समझाते हैं, वो जो भी कुछ क्या है वो होते हैं आइडियाज एंड थॉट्स, वो होते हैं फीलिंग्स, वो होते हैं वर्ड्स। लेकिन हमें इन सब चीजों का क्या समझना, समझाना और ट्रांसफर करना होता है दोस्तों, वो होता है मीनिंग। जैसे मैं आपको बोलूं नी हाओ मा, तो मुझे यकीन है कि आपको ये चाइनीज के कुछ शब्द मैंने बोले ये समझ नहीं आए होंगे। तो क्या हमारी कम्युनिकेशन हुई? नहीं। तो हमारी कम्युनिकेशन में क्या होना जरूरी था कि जो भी मैंने बोला, देखो मैंने बोला नी हाओ मा, तो नी हाओ मा में शब्द भी हैं, फीलिंग भी है, हो सकता है कोई आइडिया हो, थॉट हो, लेकिन आपको दोस्तों क्या नहीं समझ आया, मीनिंग। तो कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें ट्रांसफर करना होता है, समझना और समझाना होता है क्या, अपने शब्दों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, इन सब का क्या, मीनिंग। जी तो अभी हम जस्टिफाई करेंगे कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, क्यों है, कैसे है। आइए दोस्तों देखते हैं कम्युनिकेशन को एक सिस्टमेटिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है। अब ये देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया सिस्टमेटिक का मीनिंग क्या होता है, जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक स्टेप अपनी अपनी जगह पे क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है। देखिए सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, सेंडर। सेंडर किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसने बातचीत शुरू करनी होती है, जिसने कुछ पूछना होता है या कुछ बताना होता है, राइट। जो बातचीत शुरू करता है, जो कन्वर्सेशन शुरू करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंडर। या दोस्तों इसको सोर्स भी बोलते हैं या इसको एनकोडर भी बोलते हैं। तो जो बातचीत शुरू करता है वो क्या होगा, सेंडर। जिस शख्स तक बातचीत पहुंचनी है वो हमारा दूसरा कंपोनेंट है, उसका नाम क्या है, रिसीवर। तो पहले नंबर पे दोस्तों हमारे पास क्या हुआ, सेंडर। दूसरे नंबर पे सामने कोई ना कोई शख्स होना चाहिए जिसके लिए हमने बातचीत शुरू करनी है। तीसरे नंबर पे दोस्तों क्या होता है, हमारे पास कोई बातचीत भी होनी चाहिए, मतलब मैसेज भी होना चाहिए। अब मैसेज क्या है, मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट, कोई भी किसी भी तरह की कोई राय देनी है, कुछ कहना है, कोई तारीफ करनी है, कुछ भी, तो वो कुछ भी क्या है,
मैसेज। तो तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन सा कंपोनेंट आ गया? मैसेज। अब देखिए सेंडर का मकसद क्या है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाना। मैसेज को पहुंचाना मतलब मैसेज का क्या पहुंचाना है दोस्तों? मीनिंग। तो मकसद क्या होता है कि सेंडर का मकसद क्या है? रिसीवर तक मैसेज का दोस्तों क्या पहुंच जाए? मीनिंग। तो मीनिंग सही पहुंच जाए उसके लिए सेंडर क्या करता है? अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपना एटीट्यूड, जो भी उसने अपनी सोसाइटी से सीखा होता है उस सब का इस्तेमाल करता है। क्या करता है वो? अपनी सेंसेस, अपनी एबिलिटीज, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, इन सब का इस्तेमाल करके क्या करेगा? इस मैसेज को रिसीवर के अकॉर्डिंगली इसको क्या करेगा दोस्तों? तैयार कर लेगा, रेडी करेगा। वो क्या करेगा? वो एफर्ट्स करेगा, एक प्रक्रिया में जुड़ जाएगा कि भाई रिसीवर तक ये बात पहुंचानी है। कैसे पहुंचाएं? चलो बोलकर पहुंचाते हैं। तो जब हम बोलकर पहुंचाना चाहते हैं ओरली तौर पे, तो हम एफर्ट्स करते हैं कितनी लाउडली बोलना है, सामने कितने रिसीवर्स हैं, उनकी गिनती के अकॉर्डिंगली। फिर और क्या देखते हैं दोस्तों? हम अपनी समझ, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी, उन सब का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? हम एक एफर्ट्स में लग जाते हैं, प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो वो एफर्ट्स, वो प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एनकोडिंग। देखिए फिर से क्या आ गया? ING। क्यों? क्योंकि हम एक प्रक्रिया में जुड़ गए और प्रक्रिया के पीछे क्या लग जाता है? ING। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है? एनकोडिंग। दोस्तों हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप अपनी अपनी जगह पे फिक्स होता है। सबसे पहला स्टेप, वो शख्स जिसने बातचीत शुरू करनी है, जिसको क्या बोलते हैं? सेंडर। दूसरे नंबर पे जिस तक बात पहुंचनी है, रिसीवर। और उस बात को क्या बोलते हैं? मैसेज। और सेंडर का मकसद क्या होता है? रिसीवर तक क्या पहुंच जाए? इस मैसेज का मीनिंग। तो मीनिंग पहुंचाने के लिए सेंडर क्या करता है? एफर्ट्स करता है। तो उन एफर्ट्स को क्या बोलते हैं? एक एक्टिविटी। और उस एक्टिविटी का नाम क्या है दोस्तों? एनकोडिंग। ये मैसेज रिसीवर तक कैसे पहुंचेगा दोस्तों? जरूर किसी ना किसी चैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हमारा चैनल कौन सा है दोस्तों? ऑनलाइन। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो हमारा चैनल कौन सा होना था? फेस टू फेस। अगर हम फोन पे बात करते हैं तो हमारा कौन सा चैनल होता है? टेलीफोनिक। जी दोस्तों, तो सेंडर ने रिसीवर तक बात पहुंचानी है, मैसेज को पहुंचाना है, एफर्ट्स करता है और किसी न किसी चैनल का इस्तेमाल करता है। अब जब बात रिसीवर तक पहुंच जाती है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि भाई रिसीवर को मीनिंग समझ भी आना चाहिए। तो अब रिसीवर क्या करेगा? अपनी सेंसेस, अपनी एबिलिटीज, अपनी एज, अपना पास्ट का एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, इन सब का इस्तेमाल करके दोस्तों ये भी किस में लग जाएगा? एक एक्टिविटी में। और वो एक्टिविटी क्या है दोस्तों? डिकोडिंग। जैसे यहाँ पे सेंडर द्वारा किए गए एफर्ट्स, उनको नाम क्या दिया गया? एनकोडिंग। तो यहाँ पे रिसीवर जब मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करता है, मीनिंग को निकालने की कोशिश करता है, तो वो जो एफर्ट्स करता है उन एफर्ट्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? डिकोडिंग। तो हमारे पास 6th नंबर पे कौन सा कंपोनेंट आ गया दोस्तों? डिकोडिंग। अब रिसीवर क्या करेगा? कम्युनिकेशन का सबसे जरूरी एस्पेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? फीडबैक या रिस्पॉन्स या इफेक्ट भी बोलते हैं दोस्तों उसको। तो कम्युनिकेशन का सबसे जरूरी एस्पेक्ट क्या होता है? फीडबैक। अब रिसीवर क्या करेगा? फीडबैक देगा, क्योंकि बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन क्या होती है? इनकम्प्लीट, अधूरी मानी जाती है। और फीडबैक क्यों जरूरी होता है? क्योंकि एक बात के दोस्तों कितने ही ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं, राइट? तो कितने मीनिंग निकल सकते हैं? बहुत ज्यादा। इसलिए ये कंफर्म करना कि भाई सेंडर जो इस मैसेज का रिसीवर को मीनिंग समझाना चाहता था, क्या रिसीवर ने भी वही मीनिंग निकाला है? तो उसके लिए कंफर्मेशन जरूरी होती है। तो
उस कंफर्मेशन को क्या बोलते हैं? फीडबैक। देखिए जितने भी हमारी जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, वो क्यों होती हैं दोस्तों? या तो फीडबैक आता ही नहीं, या फीडबैक तो आता है लेकिन उसने हमारी बात का मीनिंग कुछ गलत निकाल लिया होता है, या हम अपनी बात का मीनिंग अच्छी तरह से उस तक नहीं पहुंचा पाए। तो इसलिए रिश्ते बचाने के लिए, राइट, अगर रिश्ते बचाने हैं, अगर दूसरे लोगों से हमने क्या है ताल्लुकात बना के रखने हैं, तो सबसे जरूरी क्या होता है दोस्तों? फीडबैक। देखिए मैं आपको एक शब्द बोलता हूं, वो शब्द क्या है? रियलाइज। मैं आपको क्या बोलता हूं? ओके, कि आई हैव रियल आइज। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या लगेगा, मैंने कौन सा वर्ड लिखा है दोस्तों? मैंने कौन सा वर्ड बोला है? रियलाइज, लेकिन ये गलत है। मैंने ये वाला वर्ड बोला था, रियल आइज, ये भी गलत है। मैंने कौन सा बोला था? रियल लाइज। तो देखिए मैंने बोला आई हैव रियलाइज, तो उसके 3 मीनिंग निकलते हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने कौन सा मीनिंग निकाला है? कैसे पता लगेगा? जब आप क्या दोगे? फीडबैक। और जब आप फीडबैक दोगे तो जाहिर सी बात है आप भी तो किसी ना किसी चैनल का इस्तेमाल करोगे। तो देखिए अगर 7वें नंबर पे फीडबैक था तो 8वें नंबर पे दोबारा से क्या आ गया दोस्तों? चैनल। तो ये हमारा क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस। लेकिन अभी ये अधूरा है, क्योंकि एक और कंपोनेंट होता है जो ज्यादातर बुक्स में मिसिंग होता है, वो होता है 9th कंपोनेंट। और दोस्तों वो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? हमारा सोसाइटी में स्टेटस क्या है, रोल क्या है। जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उस शख्स के साथ हमारी शारीरिक दूरी कितनी है, फिजिकल एनवायरनमेंट किस तरह का है, वो जगह कैसी है जहां पे बात हो रही है, वो समा कैसा है, क्या किसी से बातचीत करते हुए हम उसको फिजिकल स्पर्श भी दे रहे हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स मायने रखते हैं इस बात के लिए कि कोई शख्स कम्युनिकेशन के दौरान कैसा मीनिंग निकालेगा। तो कॉन्टेक्स्ट अपने आप में एक इनविजिबल होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का। तो कॉन्टेक्स्ट की कुछ टाइप्स होती हैं, आइए वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या डिस्कस किया? कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें कम से कम 2 पार्टिसिपेंट्स का होना जरूरी है। जो पार्टिसिपेंट बातचीत शुरू करता है उसको बोलते हैं सेंडर, जिस पार्टिसिपेंट तक बातचीत पहुंचनी होती है उसको बोलते हैं रिसीवर, उस बातचीत को बोलते हैं मैसेज। सेंडर जो भी एफर्ट्स करता है कि वो मैसेज का एग्जैक्ट जेन्युइन मीनिंग रिसीवर तक पहुंच जाए तो उसके उन एफर्ट्स को बोलते हैं एनकोडिंग। और सेंडर किसी न किसी चैनल का भी इस्तेमाल करता है। जब वो रिसीवर तक पहुंच जाता है तो रिसीवर अपनी सेंसेस, एबिलिटीज, इन सब का इस्तेमाल करके दोस्तों उस मैसेज का क्या निकालता है? मीनिंग। तो मीनिंग निकालने की उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। फिर सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? फीडबैक। फीडबैक को क्या बोलते हैं? क्रक्स ऑफ कम्युनिकेशन, अ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो फीडबैक देने के लिए भी दोस्तों रिसीवर किस चीज का इस्तेमाल करता है? चैनल। तो कॉन्टेक्स्ट 6 तरह का होता है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। इनमें से किसी न किसी पे या तो इंडिविजुअली या मैच द फॉलोइंग में जरूर क्वेश्चन आता है। जो पिछले अगर हम पेपर्स देखें तो उनमें ये रेपिटेशन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का 9th और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो दोस्तों जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो कौन कौन सी चीजें मायने रखती हैं? दूरी। अगर हम अपने किसी अजीज, किसी बहुत खास दोस्त के साथ बात कर रहे हैं लेकिन दूरी ज्यादा है तो उस बातचीत का मीनिंग कुछ और ही निकलेगा।
ऐसे ही अगर किसी अनजान शख्स के ज्यादा पास जाके कोई बात करें तो उसका मीनिंग भी कुछ और निकलता है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकम्युनिकेशंस भी हो जाती हैं। इसलिए डिस्टेंस कितना है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट का एक पार्ट है और इसको पर्टिकुलरली नाम दे दिया गया है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। ऐसे ही जब हम किसी से बात करते हैं तो एक और कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए हम सबका पास्ट का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मान लो कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कुछ पैसे उधार मांगे, राइट? अब मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई पैसे नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा भी जाता है और दोस्त भी जाता है। लेकिन हो सकता है आपका ये पास्ट एक्सपीरियंस हो कि पैसे दे देने चाहिए, दोस्त पैसे वापस कर देते हैं। तो जब आप मुझसे पैसे वापस मांगोगे मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों? मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है? पैसा भी वापस नहीं आता और दोस्त भी। आपका क्या कहता है? आ जाता है। तो डेफिनेटली ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम दोनों का पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इनको नाम क्या दिया गया है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ऐसे ही सोसाइटी में हमारा स्टेटस क्या है? अगर एक डॉक्टर एक चपरासी से बात कर रहा है तो दोनों में से किसकी बात का वजन ज्यादा माना जाएगा? जाहिर सी बात है जिसका सोसाइटी में स्टेटस क्या है? ज्यादा है, मतलब डॉक्टर का। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही साइकोलॉजिकल, अब दो लोग, जाहिर सी बात है उनकी सोच, उनकी साइकी, उनकी इमोशंस, उनके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर दो लोगों का मूड एक ही सिचुएशन पे अलग अलग हो तो उनमें बातचीत प्रॉपर नहीं होगी। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है सोसाइटी में कुछ मुद्दों को लेकर हमारे एथिक्स, हमारे अलग अलग वैल्यूज, जैसे रिलीजियस वैल्यूज, किसी किसी की सेम भी हो सकती है, किसी किसी की अलग भी हो सकती है। जहां अलग होगी दोस्तों वहां क्या है? बातचीत अच्छी तरह से नहीं होगी और अपनी अपनी बिलीफ, किसी का अंधविश्वास में बिलीफ होता है, कोई अंधविश्वासी नहीं होता। तो अगर तो दोनों अंधविश्वासी हैं तो बातचीत प्रॉपर होगी, अगर दोनों अंधविश्वासी नहीं है तो बातचीत प्रॉपर तो भी होगी। लेकिन अगर एक अंधविश्वासी है और दूसरा अंधविश्वासी नहीं है तो इनमें आपस में बातचीत प्रॉपर नहीं होगी। मीन्स इनके बिलीफ हैं जो वो क्या है? अलग अलग हैं। तो एथिक्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स, इनको मिला के कौन सा कॉन्टेक्स्ट बनता है? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और लास्ट कॉन्टेक्स्ट की टाइप कौन सी होती है? टेम्पोरल, मतलब टाइम। मतलब जब किसी से कोई बात करनी होती है तो वक्त बहुत मायने रखता है। हम ये बात अक्सर बोलते हैं कि अभी नहीं, सही टाइम आने पे हम ये बात करेंगे, सही टाइम आने पे हम ये एक्शन लेंगे, कि नहीं अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया। हम बोलते हैं कि जब हम जोक सुनाते हैं, जैसे कपिल शर्मा है, वो जोक सुनाता है, वो जोक कोई और भी सुना सकता है, लेकिन कपिल शर्मा की जोक में पंच मारने की टाइमिंग जो होती है वो बाकी सबसे क्या होती है? अलग होती है। तो बातचीत करने के दौरान कौन सी बात को किस वक्त पे करना चाहिए और कौन सी बात के दौरान किस शब्द को, किस इशारे को किस समय पे करना चाहिए, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट जो कि कम्युनिकेशन के सिस्टमेटिक प्रोसेस का एक कंपोनेंट है, ये उसकी क्या है? कुछ टाइप्स हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को आगे रिकमेंड कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।